नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां। गठबंधन बनाए रखने के नए फॉर्मूले पर बीजेपी शिवसेना सहमत, औपचारिक ऐलान बाकी। सीटों को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी। काम में अड़चन डालने वाले कानूनों में होगा बदलाव। प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी कानून हटाने के लिए बनाई कमेटी। स्वच्छता अभियान पर भी दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 और 30 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से 2 दौर की बातचीत। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए करेंगे पुरजोर कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बातचीत का दिखा असर। लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए चीन का फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव। और अंतरिक्ष विज्ञान में नई इबारत लिखने के करीब पहुंचा भारत। कल सुबह करीब 7:15 बजे मंगल ग्रह की कक्षा में दाखिल होगा मंगलयान। इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। और अब आज की पहली खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही दल नए फॉर्मूले पर सहमत नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शिवसेना के नेता मंगलवार दिन में मध्य मुंबई के दादर में जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो ये तय हो गया कि सीट बंटवारे पर सहमति बना ली जाएगी। राज्य में 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला पेश किया। शिवसेना का अलायंस आगे चलते रहना चाहिए, ये मानसिकता शिवसेना में भी है, भाजपा की भी है, और इसलिए कई अलग अलग प्रपोजल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी को परास्त करना, उनको पराजित करना, ये आम जनता की भावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने पहले के रुख में नरमी दिखाई है, लेकिन उधर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस के अंतिम फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत जारी है। निश्चित उसमें केवल संख्या का ही इश्यू नहीं है, संख्या के अलावा सीट्स के एक्सचेंज का, अदल बदल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमें दिल्ली से बातचीत करना है, उन्होंने जो मुद्दा रखा है उस पर दिल्ली से बातचीत करना है, इसलिए वो मीटिंग अधूरी रह गई, वो शाम को हो जाएगी। राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पिछले 15 साल से सत्ता में है। पिछले चुनाव में एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2004 में पार्टी ने 124 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार पार्टी महाराष्ट्र की 288 सीटों में से आधे पर दावेदारी जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 151 सीटों पर शिवसेना और 130 सीटों पर बीजेपी के बीच समझौता हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदी आउटलुक मैगजीन के संपादक नीलाव मिश्र जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो अब तक कितने दिनों तक कुश्ती होती रही सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच, ऐसा लगता है कि किसी सहमति के बिंदु तक पहुंचे हैं दोनों। लेकिन बीजेपी क्या अपने और जो दूसरे सहयोगी दल हैं, राष्ट्रीय समाज पार्टी, शिव संग्राम पार्टी और स्वाभिमान शेतकारी संगठन, रामदास अठावले की आरपीआई, इन दलों को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या इन दलों को अपने सीट में से कोई हिस्सा देगी? कैसे ये फॉर्मूला निकाला गया होगा? पहले भी जो शिवसेना उनको 119 सीटें दे रही थी, उसमें यही था कि वो बीजेपी के कोटे से इन छोटे दलों को सीटें दी जाएंगी। और अभी ये देखना होगा कि वो सही मायने में किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि बीजेपी के ही कोटे से सीटें होंगी, क्योंकि ये बढ़ी हुई सीटें उस कोटे को एडजस्ट करने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों की सीटों के बाद केवल 7 सीटें बचती हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को अपनी ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी अपने एलाइज को, अगर इनको साथ लेकर चलना है। हाँ। तो क्या बीजेपी सेना को डिगा नहीं पाई, हम ये कह सकते हैं यहाँ? नहीं, थोड़ा तो डिगे हैं सेना वाले भी। हाँ। क्योंकि लेकिन बीजेपी के समक्ष एक बड़ा मकसद था। बड़ा मकसद ये था कि शायद वो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहते, जहाँ उनको फ़ायदा होता।
हालांकि उसके बाद की गारंटी नहीं थी कि उसके बाद चुनाव के बाद शिवसेना का क्या रुख होता, लेकिन दूसरे राज्यों में भी तो चुनाव होने हैं, वहाँ क्या मैसेज जाता। शिवसेना का स्टेक तो सिर्फ महाराष्ट्र में है, बीजेपी का स्टेक हरियाणा में है, झारखंड में है, और अब तो कश्मीर के लिए भी उनका मिशन चला। अरे लेकिन हरियाणा से क्या फायदा? हरियाणा में तो शिरोमणि अकाली दल को छोड़ के शिरोमणि अकाली दल ने आईएनडी के साथ समर्थन करके सब मतलब उनके साथ प्रचार कर रही है। तो अगर ये संकेत देने की बात आप कर रहे हैं तो फिर तो हरियाणा से ज्यादा बुरा संकेत जा रहा है। नहीं, एलाइज के लिए नहीं, हरियाणा के मतदाताओं के लिए। जो मतदाताओं ने जो उनको रास्ता अभी दिखाया उपचुनाव में, यूपी में उनकी हार हुई, राजस्थान में हार हुई। लेकिन आप ये देखिए कि अभी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है, और अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में अकेले लड़ने से फायदा होता तो क्या वो हरियाणा के वोटरों के मैसेज देने को लेकर केवल वो शिवसेना से गठबंधन नहीं करती? हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी को उम्मीद है, बीजेपी को लगता है कि वो ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी पहले कभी नहीं रही है। और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कल्चरली हरियाणा से मिलता जुलता इलाका है, जातियों के गठन के हिसाब से भी, वहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने पहली बार इस तरह की पैठ बनाई जैसी अभी बनाई, और उसका एक असर हरियाणा पे पड़ रहा है। हालांकि आज हम हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात, लेकिन चूंकि चुनाव कई जगह होने हैं, हरियाणा में तो साथ साथ होने हैं, उसके बाद झारखंड का चुनाव है जहां फिर मित्र दलों का भी सवाल आएगा। नहीं, लेकिन मुझे नीलाव जी ये तर्क नहीं समझ में आया कि जब वो शिरोमणि अकाली दल के साथ समर्थन का ख्याल हरियाणा में नहीं कर रही है तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से तो उसको शिवसेना का भी। शिरोमणि अकाली दल मजबूत दल नहीं है हरियाणा में, शिवसेना एक मजबूत दल है। लेकिन मैसेज तो दे रहा है ना कि उस एनडीए की सहयोगी पार्टी आईएनएलडी के साथ मिलकर लड़ रही है। लेकिन हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अभी तक का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सिर्फ एलाइज को देख रही हैं, मैं मतदाताओं को देख रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की अभी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वह सिर्फ एक राज्य नहीं देख रही है, और अपना कुछ भी स्टेक पे नहीं लगाना, कुछ भी स्टेक पे नहीं लगाना चाहती। ठीक है, अगर ये तर्क है तो जो छोटी पार्टियों को अभी के फॉर्मूले के हिसाब से 130 सीट बीजेपी को और 151 सीट शिवसेना को, तो छोटी पार्टियां क्या सिर्फ 7 सीट पे मानेंगी या बीजेपी को और सीटें देनी पड़ेंगी? ये बीजेपी की मजबूरी होगी। तो इसका मतलब शिवसेना के आगे बीजेपी झुक गई है? थोड़ा कह सकते हैं झुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहां से कहां तक वो आगे भी बढ़ी है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि तो उतना शिवसेना भी झुकी है? क्योंकि शिवसेना के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था। इस बार नहीं तो फिर उद्धव ठाकरे कभी नहीं। शिवसेना तो मुख्यमंत्री पद के दावे भी कर रही है, तो क्या बीजेपी इस पर भी झुक गई है? स्वाभाविक है, जिस दल को ज्यादा सीटें आएंगी, और अगर इसमें देखिए आगे थोड़ा खेल अभी और चलना है। चुनाव के वक्त कुछ उम्मीदवार एक दूसरे को, वो सबोटाज भीतरघात की संभावनाएं भी हैं, और ये देखना होगा कि दोनों दल कोशिश करेंगे कि उनकी सीटें ज़्यादा आएँ। और बीजेपी जैसा हम जानते हैं स्ट्राइक रेट उसका बेहतर रहा है, तो वहाँ बीजेपी को एडवांटेज है। लेकिन शिवसेना को एक दूसरा एडवांटेज है, वो एक मराठी अस्मिता और इसका वो सवाल लेके चलती रही है। तो देखना ये होगा चुनाव में, क्योंकि बैकफुट पे अभी वहाँ कांग्रेस एनसीपी अलायंस है, तो देखना ये होगा कि ये दोनों कैसे ये पैन आउट करते हैं। नीलाव जी, एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है, जब भी लोकल इलेक्शंस होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, तब हमने देखा है सब आपस में लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना बीजेपी हो, सब आपस में लड़ते हैं। तो जब स्थानीय मतदाता इतना बटा हुआ है, तब इस तरह के अलायंस का, चाहे वो शिवसेना और बीजेपी का अलायंस हो, चाहे वो एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस हो, क्या वाकई वोट ट्रांसफर हो पाता है? कोई रियल फायदा हो पाता है? देखिए, वहाँ महाराष्ट्र में दूसरी स्थिति है, सबके अलग अलग पॉकेट्स हैं इन्फ्लुएंस के। जहाँ शिवसेना है, जैसे मुंबई और कोंकण का क्षेत्र, वहाँ बीजेपी कमज़ोर है। जहाँ बीजेपी है, जैसे विदर्भ, वहाँ शिवसेना नहीं है, तो इसलिए उनके इलाके बटे हुए हैं। उसी तरह कांग्रेस और एनसीपी का इलाका बटा हुआ है, प्रभाव क्षेत्र बटा हुआ है, मतदाता बटे हुए हैं। अब देखना ये है कि उसमें मतदाता हर जगह नहीं बटे हुए हैं, लेकिन हर जगह नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे मजबूत इलाके हैं जहाँ बटे हुए हैं। मसलन जातियों के हिसाब से ही लें, जो बीजेपी का जो क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी ने मराठाओं के समानांतर उनको एक तरफ तो ब्राह्मणों का सपोर्ट है और दूसरी तरफ अति पिछड़ी जातियों का, जिसमें धनगर वगैरह जैसी जातियाँ आती हैं, जिनका मुंडे प्रतिनिधित्व करते थे, जिनके नेता थे। तो ये
ये है उनका। और कोंकण का जो कोस्ट है, जो तटीय तो अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन की, मतलब इन दोनों गठबंधनों की वजह से अलग अलग रीजन में दोनों ही पार्टियों को फायदा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज के गठबंधन की खबरें आई हैं ये पुख्ता होंगी और कल परसों तक इसके बारे में पुख्ते तौर पर जानकारी सामने आएगी और इसका फायदा राजनीतिक दल अपना उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्यादा कानून होने की वजह से फैसले लेने में देरी होती है। उन्होंने गैर जरूरी कानूनों को हटाने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इसके लिए कमेटी बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बेंगलुरु पहुंचे हैं। वो भारत के मंगल अभियान के ऐतिहासिक मौके पर कल इसरो के टेलीमेट्री कमांड सेंटर में मौजूद रहेंगे। एक स्पेशल कमेटी बनाई मैंने आकर के कि भाई खोजो ये बिन जरूरी क्या चीजें हैं, क्योंकि यही चीजें हैं जिसके कारण शासन में निर्णय प्रक्रिया में रुकावटें पैदा होती है। एक ही विषय पर 5-5, 10-10 कानून मिलेंगे। भारत के लिहाज से बुधवार का दिन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद अहम होने जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान को कल सुबह मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करेंगे। इस महत्वाकांक्षी अभियान पर सारे देश की निगाहें टिकी हैं। बुधवार की सुबह अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के लिए उपलब्धियों की नई सुबह लाएगी। सोमवार को मंगलयान के लिक्विड इंजन के सफल परीक्षण के बाद इसरो के वैज्ञानिक बुधवार सुबह इसे मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करेंगे। अंतरिक्ष में करीब 60,000 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके इस अभियान में अब तक सभी पड़ाव कामयाब रहे हैं। ऐसे में निर्णायक जीत के मुहाने पर खड़े इस अभियान को लेकर सभी की उम्मीदें परवान पर हैं। क्योंकि काफी दीर्घ वृत्ताकार इसका जो कक्षा है, तो एक जगह से काफी हमें चित्र जो होंगे फुल डिस्क इमेजेस, जो मोजाइक अलग अलग टुकड़े की मोजाइक नहीं, फुल डिस्क इमेजेस मिल सकते हैं। रीच द मास with the easiest way or the cheaper technology, and we can think of bigger plans, forming a space lab. बुधवार के दिन इस अभियान के 3.5 घंटे बेहद अहम होंगे। सुबह करीब 4:17 पर यान के सेंसर्स और सिस्टम की जांच की जाएगी। 6:56 पर यान का मुंह मंगल ग्रह की दिशा में किया जाएगा और सबसे अहम पल सुबह 7:17 का होगा, जब इसके मुख्य इंजन को 24 मिनट के लिए चालू किया जाएगा। इसके बाद मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल की कक्षा से पहला डाटा दोपहर 12 से 1 बजे के बीच मिलने की उम्मीद है, जबकि देर रात तक यान के साथ भेजे गए मार्स कलर कैमरे से पहली तस्वीरें मिल सकती हैं। It's of course a matter of pride for us that we did it, but it's much beyond that. It is a contribution to humanity itself. मुख्य उसका कार्य ये है कि ये पता करना कि मंगल ग्रह के सतह पर, उसके वायुमंडल पर क्या मीथेन गैस है, क्योंकि मीथेन गैस का कहीं भी पाया जाना ये लक्षण है कि वहाँ जीव जंतु कभी रहते थे या फिर अभी रहते हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यसभा टीवी ने कवरेज की खास तैयारियां की हैं। सुबह 7 बजे से अभियान के पल पल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप दिन भर देख सकते हैं। आप हमारे फोन इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सीधे वैज्ञानिकों से भी सवाल पूछ सकते हैं। वहीं दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, भोपाल और अहमदाबाद जैसे तमाम शहरों के प्लेनेटोरियम में होने वाले कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। इन शहरों से राज्यसभा टीवी के रिपोर्टर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय आप तक सीधे पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की रिपोर्टर अरुणा ठाकुर इस समय बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम के बाहर खड़ी हैं। अरुणा,
बेंगलुरु वो जगह है जो इसरो का केंद्र है और जहां पर पल पल की जानकारियां मॉनिटर की जा रही हैं और दर्शकों तक पहुंचाई जा रही हैं कि किस तरह से मंगलयान अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब बहुत चंद घंटे रह गए हैं इसको अपनी मंजिल तक पहुंचने में, और मंजिल से पहुंचने के पहले जो वैज्ञानिकों की एंजाइटी है, यानी चिंताएँ हैं और क्यूरियोसिटी है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या कहेंगे? जी अमृता, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि एंग्जाइटी तो है, लेकिन वो भरोसा उनके चेहरे पे है, उनकी आंखों में है कि कल वो अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। और ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और उन्होंने हमें सूत्रों के हवालों से ये पता चल रहा है कि वो सबसे पहले सबसे पहले वो बायलालू जाएंगे, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। वो वहाँ पे एक नेविगेशन प्रोग्राम जो हमारा एक लॉन्च होने वाला है अगले महीने भारत का, उसका दौरा करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये तो प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी हुई, लेकिन अरुणा ये जरूर बताइए कि वैज्ञानिकों ने कल के लिए क्या तैयारियां की हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है अमृता आपने। यहाँ पे जो हमें इसरो के वैज्ञानिकों से जो हमें पता चल रहा है, तैयारी तो उनकी बहुत पहले से हो रखी है। और उसमें आपको ये भी पता होगा कि पिछले 22 तारीख को ये जो इनका टेस्टिंग फायरिंग है, वो भी उनमें सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो वो उनको ये जो समय है, वो उस पे जो पूरा एक मिशन जो उनका था, वो जहाँ तक टास्क था वो पूरा हो चुका है। और जो कल का जो 3-4 घंटे का जो उनका मेन रोल है, उसके लिए भी उन्होंने पूरी तरीके से वो रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुणा, हम तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के विकास के साथ मंगल ग्रह हमारी जिज्ञासाओं के केंद्र में रहा है। लाल ग्रह आखिर हमें इतना आकर्षित क्यों करता है और क्या है मंगल ग्रह की खूबियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। धरती के जुड़वा ग्रह के नाम से मशहूर मंगल ग्रह के बारे में जो बात सबसे पहले जहन में आती है वो है इसकी लाल आभा। दरअसल इस ग्रह का लाल रंग यहाँ मौजूद खनिजों की वजह से है। इस ग्रह में धरती से मिलती जुलती कई समानताएं हैं, जैसे यहाँ दिन और रात का होना। इस ग्रह पर एक दिन 24 घंटों से थोड़ा ही ज्यादा होता है और मंगल ग्रह 687 दिन में सूरज की एक पूरी परिक्रमा करता है। इतना ही नहीं, इस ग्रह के 2 चांद फोबोस और डेमोस भी हैं। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती का 1/3 है। वहीं यहाँ बर्फ के रूप में पानी और मीथेन गैस होने की संभावनाएं बताई जाती हैं। धरती के साथ मिलती जुलती इन समानताओं के चलते मंगल ग्रह दुनिया के तमाम देशों के लिए शोध और अनुसंधान का प्रिय विषय रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले 1964 में मरीनर 3 यान भेजा था। इसके बाद अमेरिका ने कुल 21 मिशन भेजे हैं, जबकि सोमवार की रात मावेन ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। रूस ने अब तक 19 मिशन भेजे हैं, जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मंगल की थाह लेने के लिए 2 बार कोशिश की। जापान और चीन ने भी एक मिशन भेजे। गौरतलब है कि अब तक किसी भी देश को पहले प्रयास में मंगल मिशन में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। इस लिहाज से अगर बुधवार को मंगल मिशन कामयाब रहा तो पहले प्रयास में ये कारनामा करने वाला भारत पहला देश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम और मेघालय में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है। असम के बक्सा, गोलपाड़ा और गुवाहाटी के अलावा मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स में भी एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ बाढ़ का कहर कम नहीं हो रहा है और करीब 3 लाख लोग पीड़ित हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में सोमवार रात से अब तक 163 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। असम और मेघालय के कई जिलों में जारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपदा की आशंका को देखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ की 11 टीमें दोनों राज्यों में तैनात कर दी गई हैं। भारी बारिश को देखते हुए राजधानी में स्कूल कॉलेजों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। ऐसा पानी जमा हुआ 3 दिन पानी हो रहा है, इस वजह से स्कूल में बच्चा लोग जाने नहीं सकता है। और भी जो लोग कोई ऑफिस हो, चाहे हम लोग जो काम करता है, काम का लिए भी बहुत तकलीफ होता है और पानी के लिए हम जा नहीं पा रहा है।
इतना पानी है, हम लोग कैसा रहेगा? पानी खाना पीना कुछ भी नहीं है, इतना पानी है घर में, पूरा एकदम सामान उमान सब भस के जा रहा है, क्या करेगा हम लोग? मेघालय के गारो हिल्स में भारी बरसात से गुवाहाटी भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। गुवाहाटी के अधिकांश इलाकों में 2 फीट से ज्यादा जल जमाव है। केंद्र सरकार का कहना है कि बाढ़ से ज्यादा पानी निकासी की समस्या है। गुवाहाटी की समस्या जो है फ्लड की कम है, वाटर लॉगिंग की ज्यादा है और वहां पर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। पिछली बार जब हम गए थे, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था उसके ऊपर काम करा रहे हैं, क्योंकि कई अवैध कंस्ट्रक्शन हो गए जिससे कि जहां से पानी का निकास होना चाहिए वो रुक गया। बाढ़ का सीधा असर सड़कों पर भी हुआ है। मेघालय के तुरा से राजधानी शिलोंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 51 पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। मेघालय के गारो हिल्स के 5 और असम के 7 जिलों में सड़क संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। लद्दाख में घुसपैठ के मामले में चीनी सेना ने फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहने और केंद्रीय नेतृत्व के आदेशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था। लद्दाख के चुमार इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध जारी है और इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सभी मुख्यालयों को अपनी युद्ध तैयारियों को और तेज करते हुए मौजूदा सूचना तकनीक के युग में क्षेत्रीय लड़ाई जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के सभी फैसलों का पूरी तरह कार्यान्वयन होना चाहिए। राष्ट्रपति जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के साथ ही सेना के भी सर्वेसर्वा हैं। पिछले हफ्ते ही 3 दिन का भारत दौरा खत्म करके लौटे जिनपिंग के इस बयान पर विपक्षी दलों ने सरकार से सफाई मांगी है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उनको खड़ा होकर इसके ऊपर वक्तव्य देना चाहिए कि चीन के इस राष्ट्रपति के बयान का उनके हिसाब से क्या परिणाम है। लद्दाख में जारी चीनी सेना के घुसपैठ के मद्देनजर जानकार भी इस बयान को गंभीर मान रहे हैं। As far as India is concerned, Chinese are aware that this is not 1962. You see, what people don't understand is we don't have to fight a major war with China in China. We don't intend to capture Beijing. We don't have to be that strong to capture Beijing. We have to be strong enough to control them on the border. उधर सरकार ने सीमा पर पूरी सतर्कता की बात कहते हुए चीनी राष्ट्रपति के इस बयान को चीन का अंदरूनी मामला बताया है। देखिए, वो उनका अंदर का बात है, उसको मुझे कुछ कहना नहीं है। वो अपना सिपाहियों को क्या कहेंगे, उसमें हमको क्या कहना है। पड़ोसी देशों के साथ चीन का लंबे समय से सीमा विवाद है। इसमें भारत, जापान और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भी घुसपैठ की है और कई दिनों से वहां डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अपनी 5 दिनों की यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात करके दोनों देशों के बीच अटके हुए मुद्दों का हल निकालने की कोशिश करेंगे, वहीं संयुक्त राष्ट्र में अपना पहला भाषण देकर वो दुनिया को भारत की प्राथमिकताओं से अवगत भी कराएंगे। माना जा रहा है कि उनकी ये यात्रा भारत की विदेश नीति में एक नए बदलाव का आगाज करेगी। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात की तारीख तय हो गई है। वे 29 और 30 सितंबर को 2 दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग की रणनीति तय करेंगे। ओबामा ने उनके सम्मान में अलग से एक भोज का आयोजन भी किया है, जिसके दौरान दोनों नेता अनौपचारिक तौर पर रणनीतिक और निवेश की संभावनाओं पर विचार करेंगे। We will be focusing on more than the others. And these would be trade and investment, energy, science and technology, defense relations, maritime security, and possible areas of cooperation between India and US with third countries. जहां अमेरिका के साथ रिश्ते को रचनात्मक मुकाम पर पहुंचाना भारत का एक घोषित लक्ष्य है, वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। वो 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के लिए अभी तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत ने इसके लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया है। भारत ने सदस्य देशों से प्रस्ताव आधारित बातचीत करने की मांग की है। These relate to
For example, the expansion and reformation of the Security Council, including India's permanent membership of an expanded Security Council. प्रधानमंत्री अमेरिका में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से अलग से मुलाकात होगी। There would be a breakfast meeting with 11 major CEOs of various companies on Monday, the 29th of September. Just to give you an idea of the companies, they would be the chairman of Google, they would be PepsiCo. अपने 4 दिनों के अमेरिका प्रवास में वे नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति से तो मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से सार्क विदेश मंत्रियों के लिए आयोजित लंच में मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद नई सरकार की विदेश नीति का एक चक्र तकरीबन पूरा हो जाएगा। इसके कारण प्रतिस्पर्धी निवेश के अवसर तो बन रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसका कितना लाभ उठा पाती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ अखिलेश सुमन। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।